चलो बच्चे, आज हम लोग पढ़ते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली करंट को, जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं इन एज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिर्फ दो पर्पज से यूज करते हैं। एक पर्पज हुआ टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा पर्पज हुआ टू प्रोड्यूस हीट इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट का दो इफेक्ट, आप देखो कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट यूज हो रहा है, दैट इज ओनली टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड और ए थर्मल इफेक्ट, है ना। हीट जनरेट करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो मैग्नेटिज्म के बारे में तो पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी हम लोग देख रहे हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। अब असली चीज ये हुआ कि जब किसी एक रेजिस्टेंस के हिसाब से अंदर से कोई मान लो कि कोई करंट फ्लो करता है तो हीट जनरेट क्यों होता है। वैसे ये आपकी स्कोप ऑफ सिलेबस की थोड़ा बाहर है, लेकिन थोड़ा जानकारी रहने से हमें थोड़ा अच्छा लगेगा और चीज़ों को समझने में थोड़ा आसान होगा। जैसे हम बताए थे कि जब कोई रेजिस्टेंस के अंदर से रेजिस्टर के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो कैसे जाता है, बाय पैसेज ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम इसके अंदर फेंके, जब फेंके तो क्या हुआ, इसके अंदर तो एटम्स भरा हुआ था, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसको टकराया, ये इसको टकराया, ऐसे जिग जैग पाथ फॉलो करके फाइनली निकल के आया। नाउ ये जो मटेरियल है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो ये कंडक्टर है या फिर ये कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर मतलब जिसमें कुछ रेजिस्टेंस है, इंसुलेटर नहीं कहेंगे, हो सकता है कि प्योर कंडक्टर नहीं है। व्हेन इट इज ए प्योर कंडक्टर, आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि अगर हम कहेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये कोई एक बॉल है, दूसरा बॉल आके इसको मारता है और ये कोलिजन, अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ये दोनों बॉल अगर बराबर मास के हैं, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, मतलब ये रुक जाएगा, ये भागेगा, उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। ऐसा कब होता है, व्हेन दिस बॉल इज फ्री टू मूव। अभी अगर हम कहेंगे कि एक बॉल है, स्टील बॉल है, आयरन बॉल है, दूसरा आयरन बॉल सेम साइज का, उसको हम कुछ यू वेलोसिटी में फेंके, धक्का दिया इसको तो क्या होगा, ये निकल जाएगा और ये इसके जगह रेस्ट में आ जाएगा। तो इसमें देखोगे, इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज हम केस बदल देते हैं, सपोज यहाँ पर एक पावरफुल मैग्नेट रख देते हैं, अब ये पावरफुल मैग्नेट इसको खींच के रखा है, अब ये अगर धक्का देगा यू वेलोसिटी में तो पीछे वाला तो रुक जाएगा, लेकिन आगे वाला जब भाग के जाएगा और उतना ही वेलोसिटी में नहीं जाएगा, कुछ लेसर वेलोसिटी में जाएगा, क्योंकि मैग्नेट इसको पीछे की तरफ खींच रहा था। तो जब ये निकलेगा धक्का देने के बाद इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि टाइट से बंधा हुआ था। तो जो वेलोसिटी कम हो गया उसका एनर्जी गया कहाँ, काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हो गया कहाँ, दैट प्रोड्यूसेस हीट। समझ में आ रहा है, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी समझने से ज्यादा तकलीफ होगा। ये सोचो कि जो वेलोसिटी में धक्का दिया, लेकिन जब निकल के गया उसका वेलोसिटी कम था, क्योंकि मैग्नेट पीछे की तरफ से खींच रहा था, तो एनर्जी जो लॉस हो गया वो कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। अगर यहाँ पर कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होता, ये मैग्नेट नहीं होता नीचे वाला, ये धक्का देता है इसको, ये आसानी से निकल जाता, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, कोई हीट जनरेट नहीं होता। वैसे अगर ये प्योर कंडक्टर है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ नेग्लिजिबल फोर्स से कनेक्टेड है। अब धक्का देगा तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन तो मूव कर जाएंगे, लेकिन कोई हीट जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर ये प्योर कंडक्टर नहीं है, ये न्यूक्लियस एक्सटर्नल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को जोर से ककड़ के रखा है, तो जब ये धक्का देगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, बट इट विल नॉट कम आउट विद द सेम स्पीड, इट विल लूज सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट काइनेटिक एनर्जी इज इरेडिएटेड एज हीट एनर्जी। समझ में आया ना। अगर आपके घर में कोई एक इलेक्ट्रिक हीटर है, आप यहाँ से कोई बैटरी दिए, तो देखो रास्ते में यहाँ पर कोई हीट जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडक्टर है, कॉपर वायर है, लेकिन हीट यहाँ पे जनरेट हुआ क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। तो कनेक्टिंग वायर में कोई हीट जनरेट नहीं हुआ, ओनली इसमें हीट जनरेट हुआ जहाँ पर रेजिस्टेंस है। सो प्योर कंडक्टर के अंदर से अगर कोई करंट जाएगा तो कोई हीट जनरेट नहीं होगा, लेकिन जब कोई रेजिस्टेंस के अंदर से जाएगा तो हीट जनरेट होना ही है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो थर्मल इफेक्ट है वो बेसिकली आपको समझ में आया, हीट क्यों जनरेट होता है, क्यों होता है। व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन passes through the material, collides with the material electrons, the material electrons are moving away but not with the same original speed, with a lesser speed. The loss in kinetic energy of the moving electrons is giving you the heat energy.
ठीक है। अभी वो हीट एनर्जी कितना है पढ़ेंगे, ठीक है। जब कोई रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो करता है, हीट जनरेट होता है। कितना हीट जनरेट होता है इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, बट देयर इज ए लॉ कॉल्ड जूल्स लॉ। हम लोग जूल्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। ये थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट का सबसे प्राइम लॉ है जूल्स लॉ। क्या कहता है जूल्स लॉ, देखेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है इफ आई एम्पियर ऑफ करेंट, स्टेटमेंट को याद रखना, आई एम्पियर ऑफ करेंट passes through a resistance of R ohms for t seconds, the amount of heat generated or produced is given by heat H is equal to I square R T, this much joules. अब ये मत पूछो कि सर कैसे पता चला, बिकॉज इट इज ए लॉ। लॉ मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। पहले भी बता चुका हूँ, एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास, व्हाई? इट्स ए लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि लॉ क्या होता है? एक स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते लेकिन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। तो जिसको हम प्रूव कर सकते हैं वो लॉ नहीं रहता है, वो फिर प्रिंसिपल बन जाता है, या फिर वो थ्योरम बन जाता है, या फिर वो अगर सोच समझ के प्रेडिक्ट किया गया है तो हाइपोथेसिस बन जाता है, ठीक है। लॉ मीन्स समथिंग व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। तो क्या देखें, कोई एक रेजिस्टेंस आर में अगर आई एम्पियर ऑफ करंट जाता है और वो भी टी सेकेंड के लिए जाता है, तो इसमें हीट जनरेट होगा। कितना हीट जनरेट होगा? आई स्क्वायर आर टी जूल्स। समझ में आया क्या? थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जूल्स लॉ यहाँ पे खत्म होता है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। देखो, ये एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम इंटू सेकेंड इज जूल्स। पहले तो जूल को हम जानते थे वार की यूनिट के हिसाब से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर ऐसी चीजें आ रहे हैं, ठीक है। एनीवे, अभी हम लोग देखेंगे थर्मल पावर। Thermal power is defined as the rate of heat generated or heat generation। समझ में आया क्या? रेट ऑफ हीट जनरेशन, किस रेट में हीट निकल रहा है। अगर t सेकेंड में और 20 सेकेंड में 100 जूल हीट निकला है तो 1 सेकेंड में कितना? 100/20, दैट इज द थर्मल पावर जनरेटेड। तो हम क्या कहेंगे, पावर को कैसे लिखेंगे? इफ h अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन ए टाइम ऑफ t सेकेंड्स, देन यू से p इज इक्वल टू h/t। p क्या हो गया? h अमाउंट ऑफ हीट कमिंग आउट इन t सेकेंड्स, और यूनिट क्या हो गया? जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड, जिसको हम लोग कहेंगे वाट। नाम तो सुने होंगे, है ना। 60 वाट बॉल, 100 वाट बॉल, मतलब उसका रेट ऑफ हीट जनरेशन इज अब 60 वाट और 100 वाट। सो P हो गया h/t। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे H का फॉर्मूला क्या था? I स्क्वायर आर टी। तो हम क्या कहेंगे, ये हो गया I स्क्वायर आर टी बाई टी। कितना हो गया? I स्क्वायर आर। सो द थर्मल पावर जनरेटेड in a resistance R when a current of I ampere passes through it is given by I square R। समझ में आया? अच्छा, अभी इसको थोड़ा और ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस R है जिसके अंदर से I करंट जा रहा है और उसके चलते इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस V बन गया। तो VIR में तो रिलेशन ओम बाबू ने बता चुके हैं, V is equal to IR। Now what is the power generated here? The electrical power generated here is I square R। अब हम R के जगह लिख सकते हैं ना, R के जगह लिख सकते हैं V/I, R के जगह लिख सकते हैं V/I। इसके जगह अगर V/I लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक I कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा?
V इंटू आई। लिख सकते हैं कि नहीं? अब I की जगह क्या लिख सकते हैं? I की जगह लिख सकते हैं V बाई आर। I की जगह अगर V बाई आर लिख दिए तो क्या हो गया? V स्क्वायर बाई आर। देखने में ये फॉर्मूला कितना आसान लग रहा है, लेकिन बड़े टेढ़े बड़े फॉर्मूले हैं। कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको समझ के करना पड़ेगा। कोई अगर पूछेगा कोई हीटर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, पावर बढ़ेगा कि घटेगा? अब इस फॉर्मूले को देखो तो लग रहा है कि पावर बढ़ेगा, इस फॉर्मूले को देखो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो पावर घटेगा। सो यू शुड हैव ए क्लैरिटी ऑफ ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर कब लेंगे, वी आई कब लेंगे, V स्क्वायर बाई आर कब लेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, हो गया ना? आप लोग पॉज लगा के लिखो, इसको तो लिख चुके होंगे, इसको मिटाता हूं। तो बस पॉइंट नंबर 3 को इलेबोरेट करने के लिए मैं लिखूंगा इफ आई एम्पियर करेंट passes through resistance R, then P is equal to I square R. If V is potential difference across R, then power is equal to V square by R. तीसरा हुआ if I current, I ampere of current is supplied by or against a potential difference V, then P is equal to VI। बीट नंबर 3 को थोड़ा समझाना चाहूंगा कि आप लोग इसको लिख चुके हो, पॉज लगाओ लिखो। बीट नंबर 3 को मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बीट नंबर 3 में मैं आपको बताता हूं, जैसे एग्जांपल देते हैं। सपोज इसके अंदर कुछ अरेंजमेंट है, बैटरी है, कुछ भी है, मालूम नहीं है क्या है, और ऐसा कोई एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और यहाँ से करंट आई निकल रहा है। मतलब इसके अंदर जो भी है वो करंट दे रहा है। करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। नहीं, सिंपली केस ले लो ना, मान लो कि बैटरी है तो ये करंट दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे? पावर सप्लाइड, इसको ए कहते हैं या फिर कोई एक सिंबल देते हैं बाय ब्लैक बॉक्स ए। पावर सप्लाइड by A is equal to each V into I। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक बैटरी है या ऐसा ही कोई ब्लैक बॉक्स है, और लेकिन अभी ये मान लो कि चार्जिंग मोड में है, करंट ले रहा है, जबकि ये हायर टर्मिनल है, ये लो टर्मिनल है। मतलब ये अभी करंट दे नहीं रहा है, करंट ले रहा है। तो हम क्या कहेंगे? पावर टेकन बाय A इज इक्वल इज वी आई। डिफरेंस क्या हुआ इस केस में? दिस डिवाइस जो भी है ये क्या है इसके अंदर मालूम नहीं, बट इट गिविंग यू ए पावर वी आई, दिस इज टेकिंग ए पावर वी आई। समझ में आ रहा ना? जैसे हम अगर कोई रेजिस्टेंस की केस में कहेंगे, सोचो तो इसमें क्या हो रहा है? वी आई ये कंज्यूम कर रहा है जबकि ये डिलीवर कर रहा है। दिस इज डिलीवरिंग ए पावर वी आई, दिस इज कंज्यूमिंग ए पावर वी आई। एक छोटा सा केस ले लो, मान लो कि कोई एक रेजिस्टेंस है जिसमें करंट आई जा रहा है, आई करंट तो जा रहा है। अब इसको एक डिब्बे के अंदर रख दो। सपोज आई कीप इट इनसाइड ए डिब्बा। फिर आई कीप इट इनसाइड ए डिब्बा, अंदर क्या है दिख नहीं रहा है। आपको क्या मिलेगा? ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? V, जिसका वैल्यू क्या है? IR। तो देखो ये हायर पोटेंशियल पे करंट एंटर कर रहा है, हायर पोटेंशियल पे करंट एंटर कर रहा है। मतलब ये जो डिब्बा है ये अभी पावर ले रहा है कि पावर दे रहा है? पावर कंज्यूम कर रहा है। पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? V इंटू आई। लेकिन V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस IR। सो इट इज IR इंटू आई, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर R। समझ में आ रहा ना? सो दिस इज कंज्यूमिंग ए पावर I स्क्वायर R। तो हमें पावर का बेसिक फॉर्मूले सब समझ में आया है ना? पावर समझ में आ गया।
तो अभी इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखेंगे। इस पूरा आर्टिकल को हम लोग 3 स्टेज में देखेंगे। पहला हुआ फंडामेंटल जूल्स लॉ, दूसरा हुआ पावर सप्लाइड बाय ए बैटरी, तीसरा हुआ डोमेस्टिक यूज में इलेक्ट्रिकल पावर का कैसे क्या काम में आता है, डोमेस्टिक यूज के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग तो बेसिक समझ गए ओम्स लॉ का। अभी एक कुछ क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग पॉज लगा के लिख लेना, मैं रुक नहीं सकता, आप पॉज लगा के क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ ए 50 वाट 100 वोल्ट बॉल। ये तो काफी सिंपल हो गया भाई। ये सिंपल क्वेश्चन का क्या आंसर होगा देखो तो, जस्ट मिनट, चेंज द कलर ऑफ माय पेन सो दैट यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज व्हाट आई एम राइटिंग हियर। सो व्हाट यू सी हियर कि ये जो आपका बल्ब है उसका पावर कितना दिया है 50 वाट और वोल्टेज रेटिंग क्या दिया है 100 वोल्ट। मतलब उसमें अगर आप 100 वोल्ट अप्लाई करोगे तो पावर होगा 50 वाट। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आप जानते हैं कि P = V²/R। तो R क्या हो जाएगा V²/P। 100 का स्क्वायर बाई 50 इज 200 ओम्स। तो पता चला इसका रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम्स। आया समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 2, a 60 watt 100 volt bulb and a 100 watt 100 volt bulb are connected in series across 100 volt supply। अच्छा बताओ, रेजिस्टेंस सॉल्यूशन बता दे। रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब इज गिवन बाय V² पावर ऑफ द बल्ब। तो 60 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। 60 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा सोचो तो, ऐसे सोचेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ 60 वाट बल्ब क्या हो जाएगा V²/60 है कि नहीं। और 100 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V²/100। दोनों के लिए तो V बराबर है ना, V इज सेम। सो V इज सेम, लेकिन इस केस में 60 है, इस केस में 100 है। तो क्या पता चला, इससे पता ये चला कि R60 ज्यादा है कि R फॉर दी 100 ओम बल्ब 100 वाट बल्ब इज मोर। ये 100 है तो ये छोटा हो गया, सो दिस इज लेस। द 100 वाट बल्ब हैज लेस रेजिस्टेंस। लेकिन ये नहीं पूछा था किसका रेजिस्टेंस लेस है, पूछा है कि अगर दोनों को सीरीज में लगा देंगे 100 वोल्ट सप्लाई में, व्हिच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। जैसे मान लो कि ये दोनों बल्ब लग गए किसमें ना, हम 100 वाट का वोल्टेज भी लगा दिए। एक लग गया R60 वाला और दूसरा लग गया R100 वाला। अब पूछा है कि कौन सा बल्ब जोर से ग्लो करेगा। नाउ इन सीरीज व्हाट इज सेम, I इज सेम। दोनों में I बराबर होगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन में I बराबर होता है। दोनों में I बराबर हो गया। अगर I बराबर हो गया तो फिर किसमें पावर ज्यादा होगा भाई, पावर किसमें ज्यादा होगा। नाउ वी नो देयर रेजिस्टेंसेस। तो पावर अक्रॉस 60 वाट बल्ब क्या हो जाएगा I² R60 and power developed across 100 watt bulb will be equal to I² R100 है कि नहीं। अब R100 छोटा है, R60 बड़ा है, that means power developed across 60 watt bulb is more। क्यों ज्यादा है भाई, क्योंकि सीरीज में है, दोनों में करंट बराबर है और पावर का फॉर्मूला है I²R और 60 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझ में आया क्या, लिख लीजिए इसको। देखो समझ में आया तो बताओ, कोई एक 100 वाट बल्ब और एक 200 वाट बल्ब, दोनों का वोल्टेज रेटिंग बराबर है। ये भी 100 वोल्ट का है, ये भी 100 वोल्ट का है। दोनों को सीरीज में लगा देंगे, कौन जोर से ग्लो करेगा, जो कम पावर वाला है वो जोर से ग्लो करेगा। एक इलेक्ट्रिक आयरन के साथ एक एलईडी को सीरीज में लगा दोगे, कौन जोर से ग्लो करेगा, कौन जोर से ग्लो करेगा, एलईडी विल ग्लो। इलेक्ट्रिक आयरन गर्म नहीं होगा, हीट जनरेट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक आयरन 500 वाट का है, आपकी घर का हीटर 2000 वाट का है। इलेक्ट्रिक आयरन के साथ घर का हीटर को सीरीज में लगा दोगे, कौन जोर से ग्लो करेगा, आयरन, नॉट द हीटर। जिसका पावर ज्यादा होगा सीरीज में होने से उसका पावर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिसका पावर ज्यादा
उसका रेजिस्टेंस कम, R इज इक्वल टू V²/T। समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। अब इसको मिटाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का आंसर बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा देखो तो, दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 आर कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी, व्हाट इज पावर डेवलप्ड अक्रॉस देम इफ दे आर सीरीज इफ दे आर इन पैरेलल। अब आप शायद बता सकते हो, क्योंकि इन सीरीज I is same in both, है कि नहीं? तो पावर इन द फर्स्ट वन बाई पावर इन द सेकंड वन इज I² R1 बाय I² R2, दैट इज R1 बाय R2। जबकि इन पैरेलल क्या बराबर है, याद है क्या? V इज सेम इन बोथ, दोनों में V बराबर है, तो पावर इन द फर्स्ट वन बाय पावर इन द सेकंड वन, फर्स्ट वन में क्या होगा V²/R1, सेकंड वन में क्या होगा V²/R2। सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा R2/R1। समझ में आ रहा है क्या? P1/P2 हो गया R2/R1। ठीक है, तो क्या मिला? when they are in series the power developed across them are in the ratio R1/R2, when they are in parallel the power developed across them are in the ratio R2/R1। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया? लिख लीजिए आप लोग पॉज लगा के। ओके, नाउ मिटाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मिटा देता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या दिया है? दिया है कि एक 3 ओम एक 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में, सीरीज में उनके साथ 4 ओम रेजिस्टेंस है। बात कुछ ऐसा है, एक 4 ओम रेजिस्टेंस हुआ और उसके साथ क्या लगा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, चलो मानते हैं कि इसमें करंट X है, इसमें Y है, इसमें Z है। ठीक है, तो क्या दिया है? हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बना रहे हैं। 4 का सॉल्यूशन क्या दिया है? दिया है पावर अक्रॉस 3 ओम, पावर डेवलप्ड इन 3 ओम इज 12 वाट, पावर डेवलप्ड इन 3 ओम इज 12 वाट। 3 ओम में क्या करंट है X, दैट मींस I² R इज इक्वल टू 12। तो मिल गया ना, X का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर हुआ। now 3 and 6 are parallel, 3 ohm is parallel to 6 ohm। क्या मतलब है? इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसमें भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब 6y इज इक्वल टू 3x। तो फिर y का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू तो 2 है, x का वैल्यू तो 2 है, y का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर। अच्छा, तो क्या हो गया? पावर इन 6 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? y का स्क्वायर इंटू r, दैट इज 1 स्क्वायर इंटू 6, दैट इज 6 वाट। समझ में आ रहा ना? अब व्हाट इज Z? अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो Z का वैल्यू कितना आएगा भाई? Z का वैल्यू आएगा x प्लस वाई। Z आ रहा है, x y जा रहे हैं, इट इज x प्लस वाई। कितना हो गया? x तो था 2, y कितना था 1, मिलके हो गया 3 एम्पियर। अब कितना आसान है, पावर डेवलप्ड इन 4 ओम कितना हो जाएगा? Z स्क्वायर इंटू 4, नहीं क्योंकि उसके अंदर से करंट जा रहा है Z स्क्वायर कितना हो गया? 9 इंटू 4 इज 36 वाट। लेकिन क्वेश्चन में कुछ दूसरा पूछा है। क्या पूछा है? फाइंड टोटल पावर जनरेटेड, पूरे में कितना पावर। अच्छा, पावर इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इट इज द हीट बाय टाइम, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। तो आप क्या कहोगे? टोटल पावर मतलब स्केलर क्वांटिटी, तो इसका पावर प्लस इसका पावर प्लस इसका पावर, तीनों का पावर को जोड़ देंगे तो क्या कहेंगे? टोटल पावर इज इक्वल टू पावर इन 3 ओम ऑलरेडी दिया हुआ है 12 वाट, प्लस पावर इन 6 ओम निकल गया है 6 वाट, प्लस पावर इन 4 ओम इज 36 वाट,
सब मिला दो तो कितना हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 18 plus 36 is 54 watt. Total heat generated or total power generated in the circuit is 54 watt. समझ में आ रहा? हर चीज में हाजी हाजी मत करो, जहां समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को रिपीट करो, पक्का समझ में आएगा। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग पॉज लगा के लिख सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5 पूछा है व्हाट इज द पावर इन 5 ओम। थोड़ा अगर इसको प्यार से देखें तो ये 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 12 ओम, 5 ओम सब मिलकर क्रिस्टल ब्रिज बनाया कि नहीं बनाया। 6 into 4 is equal to 12 into 2, क्या लिखेंगे here 6 into 4 is equal to 12 into 2, it is a balanced full stone bridge. So current in 5 ohm is 0. अरे इसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो व्हाट इज द पावर, पावर इन 5 ohm, पावर इन 5 ohm is equal to 0, क्योंकि करंट 0 है। नो पावर इज डेवलप्ड अक्रॉस 5 ohm। आया समझ में? चलो बच्चे अभी और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा देखो तो। 2 हीटर कॉइल्स हैव पावर रेटिंग P1 एंड P2, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड वोल्टेज रेटिंग V, they are connected in series across V volt supply. What is total power generated? सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे, अच्छा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल, इट इज V स्क्वायर बाई P1। समझ में आ रहा है, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग V है, पावर P1 है। रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड कॉइल V स्क्वायर बाई P2 है कि नहीं। अब ये दोनों सीरीज में लग गए, R1 एंड R2 आर इन सीरीज अक्रॉस V वोल्ट सप्लाई। अब टोटल पावर क्या होगा, टोटल पावर क्या होगा, टोटल पावर विल बी V स्क्वायर बाई टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि R1 R2 के क्रॉस में V वोल्ट लगा, सो V स्क्वायर बाई R1 प्लस R2 इज इन सीरीज। चलो R1 R2 का वैल्यू डाल देते हैं, कितना आएगा देखो तो, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R1 की जगह V स्क्वायर बाई P1, V स्क्वायर बाई P2, सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा P1 P2 बाई P1 प्लस P2। देख लो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप स्किप कर गया, आप कर सकते हो, ठीक है। सो द टोटल पावर डेवलप्ड विल बी P1 P2 बाई P1 प्लस P2। अच्छा सोचो, वो सीरीज में नहीं पैरेलल में होते, क्वेश्चन में दिया नहीं है, मान लो कि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होते, R1 R2 पैरेलल में होते, अब R1 में कितना हीट जनरेट होता बताओ तो, क्योंकि R1 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पावर होता V स्क्वायर बाई R1 जो कि P1 है, तो इसमें P1 पावर डेवलप होता है, इसमें P2 होता है। पावर इज स्केलर क्वांटिटी, टोटल पावर क्या होता है P1 प्लस P2, मतलब अगर वो पैरेलल में होते टोटल पावर होता P1 प्लस P2, लेकिन अभी सीरीज में टोटल पावर हो गया P1 P2 बाई P1 प्लस P2। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख दो इसको। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 को मिटाता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखने वाले हैं क्या, क्या देखने वाले हैं, इसमें दिया है सॉल्यूशन टू 7। ये 6 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर 2 एम्पियर करंट जा रहा है,
क्या बता सकते हो इधर से कितना करंट जा रहा होगा? तो क्या लिखेंगे? बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट इन 3 ohm is 6 minus 2 that is 4 ampere। पता चल गया। तो दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल में हुआ? P हायर पोटेंशियल में है कि Q हायर पोटेंशियल में है? P is at हायर पोटेंशियल, क्योंकि ऊपर से नीचे करंट आ रहा है ना। अच्छा, तो आप क्या बताओगे? Vp माइनस Vq कितना होगा? Vp माइनस Vq, चलो इसको कहते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड Q। Vp माइनस Vq कितना हो गया? Q टू P जाओ, Q टू P जाओगे तो कितना हो गया? यहाँ पर 4 एम्पियर करंट आ रहा है। सो इट इज 3 into 4 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। नाउ गो बैक टू द बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या रेजिस्टेंस है, कैसे कनेक्टेड है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस में हम V वोल्ट अप्लाई किए हैं और इसके अंदर करंट जा रहा है और ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। मतलब ये बॉक्स पावर ले रहा है कि दे रहा है? हायर पोटेंशियल में अंदर घुस रहा है करंट, मतलब ये पावर ले रहा है। तो कितना पावर ले रहा है? करंट कितना जा रहा है इसमें दिया है? 2 एम्पियर जा रहा है, तो 2 एम्पियर गया। तो अब क्या कहेंगे? पावर सप्लाइड टू दी बॉक्स, पावर सप्लाई टू दी बॉक्स कितना होगा? V इंटू आई। V कितना हुआ? 12 वोल्ट। I कितना है? 2, दैट इज 24 वाट। मतलब बॉक्स के अंदर क्या है मालूम नहीं है, बट इसमें पावर कंजप्शन हो रहा है 24 वाट का। देख लो तो समझ में आ रहा है क्या? आया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, ये हो गया, मिटा देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है क्वेश्चन में? ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिया है कि R1, R2, R3, R4 का किसी का भी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ये एक 20 वोल्ट बैटरी है, 8 एम्पियर करंट जा रहा है। कैसे कैसे जा रहा होगा? संभव पता चला कि R1 में पावर है 35 वाट, R2 में पावर है 60 वाट एंड R4 में पावर है 52 वाट। What is the power developed in R3? Here we shall make use of law of conservation of energy। क्या कहेंगे हम? कोई भी सर्किट में कौन पावर दे रहा है? ये सब तो पावर ले रहे हैं, दे कौन रहा है? बैटरी। बैटरी जितना एनर्जी देगा उतना ही तो एनर्जी कंज्यूम होगा, उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? मतलब पावर डेवलप्ड अक्रॉस R1, R2, R3, R4 must be all total equal to power supplied by the battery। समझ में है कि नहीं? तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? क्या कहेंगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, power consumed in resistors is equal to power supplied by battery, है ना? अच्छा, पावर R1 में कितना पावर? P1, R2 में P2, R3 में P3, R4 में P4, दैट इज इक्वल टू पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी का वोल्टेज V है, दे रहा है करंट I। ये बैटरी पावर दे रहा है कि ले रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो पावर दे रहा है। तो क्या कहेंगे? P1 का वैल्यू कितना दिया है? 35, P2 60, P3 पता करना है, P4 52, दैट इज इक्वल टू 20 into 8। इसमें से हमें P3 का वैल्यू मिल गया। कितना हुआ? 105। ये हो गया 105, नो सॉरी 95 और ये 52, 97 प्लस 50 147, है ना? 147 हो गया, 147 और ये हो गया 160, तो कितना हो गया? 13 वाट।
So the power consumed in R3 is only 13 watt. देख लो कैसे कंज्यूम हो रहा है, कैसे कैलकुलेट हो रहा है, on the basis of law of conservation of energy. अंडरस्टैंडिंग और नॉट, समझ में आ रहा ना? अभी पावर का हम एक हिस्सा देखें। अभी हम लोग देखेंगे पावर सप्लाइड बाय ए बैटरी, ठीक है? चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं पावर सप्लाइड बाय ए बैटरी, ठीक है? तो पार्ट 2 देख रहे हैं पावर का। पावर सप्लाइड बाय ए बैटरी। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसको हम किसी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस से कनेक्ट किए। तो ऐसा केस में सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स विल नोट। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? यू से द करंट इन द सर्किट इज हाउ मच? इट इज ई बाय आर प्लस आर। आउटपुट पावर P क्या हो गया? आउटपुट पावर। ये जो आउटपुट पावर है, कहाँ का पावर है? जो पावर हमें मिलेगा, ये R तो इसके अंदर है, इसमें भी हीट जनरेट होगा, इसमें भी हीट जनरेट होगा। अब सोचो एक बैटरी है, उसके साथ एक हीटर कॉइल लगा है। अब आपको चाय बनाना है, कहाँ पे बैठाओगे आप केटल को? हीटर के ऊपर बैठाओगे कि बैटरी के ऊपर बैठाओगे? हीटर के ऊपर बैठाओगे, मतलब इसमें बैठाओगे, इसमें नहीं। ये तो हीटर बैटरी के अंदर है कि नहीं? तो आउटपुट पावर हुआ पावर ही है। कितना है ये? आई स्क्वायर आर। वैल्यू डाले तो क्या आ रहा है देखो, तो आई का वैल्यू डाल देते हैं, ई स्क्वायर आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर, है कि नहीं? स्क्वायर आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर हो गया हमारा पावर, आउटपुट पावर। अगर हम कहेंगे टोटल पावर सप्लाइड बाय बैटरी और consumed in the battery, total power lost by the battery, rather lost by battery, तो क्या कहोगे? टोटल पावर लॉस्ट बाय द बैटरी इज नथिंग बट यू से आई स्क्वायर, इसमें भी पावर लॉस हो रहा है, इंटू स्मॉल आर प्लस आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देगा हमको आई स्क्वायर आर प्लस आर, ठीक है? तो ध्यान रहे, कभी कभार ऐसे पूछ लेता है टोटल पावर लॉस बाय बैटरी, कितना पावर लॉस हो रहा है बैटरी का एज करेंट दिस, ठीक है? तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, यहां पे लिख देता हूं आई स्क्वायर आर प्लस आर, ठीक है? अच्छा, अभी बीट नंबर 3 में देखते हैं। थोड़ा अगर हम ये पावर आउटपुट पावर को देखेंगे, क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम ये आर को बदलेंगे, कैपिटल आर बदलेगा तो पावर भी तो बदलेगा, नहीं? कैसे बदल रहा है थोड़ा ध्यान से देखो, कैसे बदल रहा है थोड़ा ध्यान से देखो। चलो हम प्लॉट करते हैं वेरिएशन ऑफ पावर, आउटपुट पावर विथ आर के साथ वेरी करते हैं। अगर हम आर का वैल्यू 0 ले लिए, नेगेटिव तो ले नहीं सकते, 0 ले लिए, ये अगर 0 हो गया तो पावर कितना हुआ? 0, कोई पावर नहीं मिलेगा। आर का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो कुछ पावर होगा, तो पावर बढ़ने लगा। एक समय आएगा जब मान लो कि आर को हम इनफाइनाइटली लार्ज कर देंगे। क्या देखें हम? व्हेन आर इज 0 पावर इज 0, व्हेन R is very large, infinite, तो हम कह सकते हैं जो पावर होगा वो पावर कितना होगा? स्क्वायर आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको संभाल के सजा के लिखते हैं, इसमें से नीचे से एक आर कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर आर बाय, अगर कैपिटल आर कॉमन ले ली तो बाहर आएगा आर स्क्वायर, अंदर रहेगा 1 प्लस आर बाई आर का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो अगर हम कहेंगे
आर को बाहर ले आया, नीचे आर स्क्वायर हो गया, तो एक आर कैंसिल हो गया। अब आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी डालो, फिर आर इज इनफाइनाइट वेरी लार्ज, ये क्वांटिटी जीरो है और ये नीचे इनफाइनिटी, तो ये पूरा चीज क्या हो गया जीरो। मतलब व्हेन रेजिस्टेंस इज जीरो पावर इज जीरो, व्हेन रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज पावर इज जीरो, व्हेन रेजिस्टेंस इज जीरो पावर इज जीरो, व्हेन रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज पावर इज जीरो। लेकिन बीच में पावर जीरो नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस को अगर जीरो से इनफाइनाइट तक बढ़ेंगे तो पावर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर घट के जीरो हो जाएगा। मतलब द डायग्राम मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये काफी दूर जाएगा तो फिर से जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो वेरिएशन ऑफ पावर विथ रेजिस्टेंस आर इज सो। पी क्या है यहां पर? पी कौन सा पावर है? पी इज आउटपुट पावर। अब मैं निकालना चाहता हूं कि ये जो पावर है कभी तो मैक्सिमम हो रहा है ना, क्योंकि शुरू में जीरो था, अंत में जीरो था, बीच में नहीं था, मतलब बीच में बड़ा होगा फिर घट के जीरो होगा। तो कब मैक्सिमम था? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर पावर इज मैक्सिमम? तो अभी हम निकालना चाहते हैं वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पी इज मैक्सिमम। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि y वर्सेस x डायग्राम में, कोई y वर्सेस x डायग्राम में अगर ये कोई एक डायग्राम है तो यहाँ का स्लोप कैसे पता करते हैं? कैसे पता करते हैं? स्लोप इज डिपेंड बाय dy बाई dx। ये हो गया dx, ये हो गया dy, और ये एंगल अगर थीटा हुआ, ये एंगल भी थीटा हुआ, तो ये पॉइंट में स्लोप कितना है? tan थीटा। tan थीटा तो कितना हो गया? चेंज इन y चेंज इन x का रेशियो dy बाई dx। तो इतना जानकारी है, जिनको जानकारी नहीं है कॉपी में लिख देना, वी नो दैट मींस स्लोप ऑफ ए कर्व इज गिवन बाय dy बाई dx। तो p वर्सेस r डायग्राम में स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? dp बाई dr, dp बाई dr। और जब p मैक्सिमम है तब स्लोप कितना है? हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि x एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? tan थीटा इज द स्लोप। लेकिन ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? जीरो। tan जीरो होता है जीरो, मतलब यहाँ पर ये डायग्राम का स्लोप जीरो है। क्या मतलब हुआ? देखिए कि जब ये लिख चुके होगे तो आप लोग, ठीक है हा? तो आप कहोगे कि जब when p is maximum dp by dr is equal to 0। dp by dr the derivative is equal to 0। p कितना है? ये इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू r, और डेरिवेटिव निकालना आपको आता है। सो d बाय dr ऑफ स्क्वायर r बाय r प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको डिफरेंशिएशन निकालना आता है, मैं नहीं निकाल रहा हूं यहाँ पर, ठीक है? आपको आता है विथ रिस्पेक्ट टू r कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें e और स्मॉल r कांस्टेंट से डिफरेंशिएट करो, सॉल्व करो, मिलेगा कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। तो डेरिवेशन कोई कभी काफी जगह नहीं पूछते हैं, तो आपको क्या याद रखना है? 10th क्लास लेवल में क्या याद रखना है? वैल्यू ऑफ r फॉर व्हिच p इज मैक्सिमम। आपको होगी p इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू r, मतलब ये रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट मींस व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is equal to internal resistance, the output power is maximum। समझ में आया क्या? आउटपुट पावर इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आप लोग लिख चुके होंगे, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है? अब हमें देखें कि जो पावर का मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा, कब निकालना होगा? जब r का वैल्यू r की वैल्यू r डाल दो, देखो क्या आ रहा है? स्क्वायर r बाय r प्लस r का होल स्क्वायर, r का वैल्यू r डाल दो तो क्या मिलेगा? ये हो गया
स्क्वायर आर बाय 2r का स्क्वायर इज स्क्वायर बाय 4r। तो क्या पता चला, व्हाट मैक्सिमम पावर ए बैटरी कैन गिव, स्क्वायर बाय 4r। व्हाट मैक्सिमम करंट इट कैन गिव, E by R। व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन मैनेज अक्रॉस इट, E। नहीं तो अब ये मैक्सिमम पावर कोई बैटरी कितना दे सकता है, स्क्वायर बाय 4r। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास सपोज हम कहेंगे कि एक बैटरी है 6 वोल्ट का और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये मैक्सिमम पावर कितना दे सकता है, मैक्सिमम पावर हो गया कितना, मैक्सिमम पावर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके क्रॉस में क्या लगाना पड़ेगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। और मैक्सिमम पावर कितना होगा, 6 स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 36 बाय 8 इज 9 बाय 2 दैट इज 4.5 वाट। ये बैटरी से इससे ज्यादा पावर आप ले नहीं सकते। समझ में आ रहा ना। अच्छा और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डायग्राम को देखिए, ये लिख चुके हो तो मिटा देते हैं इसको। हो गया, पॉज लगा के मिटा लिखो। हाँ मिटा दी। तो क्या मिला अभी मिला जो डायग्राम हम लोग देख रहे थे, उस डायग्राम से क्या मिला, ये नोट पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है, 6 चल रहा है। नोट पॉइंट नंबर 6 चल रहा है। नोट पॉइंट नंबर 6 में देखो क्या है। अभी अभी हम लोग देख चुके हैं कि जो पावर वर्सेस आर डायग्राम था, ये डायग्राम कैसे था, ऐसे था, मैक्सिमम फिर घट के 0 हो जाता था। और ये पावर मैक्सिमम कब होता था, फिर आर इक्वल टू स्मॉल आर। और ये पावर का मैक्सिमम वैल्यू कितना था, इट वाज स्क्वायर बाय 4r। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगा। क्या इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा है, सपोज हम कहेंगे हमें ये पावर चाहिए, कौन सा पावर, P डैश। उसके लिए क्या रेजिस्टेंस लगाना होगा, आप R1 रेजिस्टेंस लगाओगे तो P डैश पावर मिलेगा, या फिर R2 रेजिस्टेंस लगाओगे तब भी P डैश पावर मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या। देयर आर 2 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस R1 और R2 फॉर व्हिच यू कैन डेवलप सेम पावर। मतलब कोई बैटरी जिसके क्रॉस में हम कहेंगे अगर हम R1 लगाएंगे जितना पावर मिल रहा है, R2 लगाएंगे उतने ही आउटपुट पावर मिलेगा। अब वो R1 R2 में रिलेशन क्या है, कैसे करेंगे, इफ बैटरी सप्लाइज इक्वल पावर फॉर R is equal to R1 और R is equal to R2, then R is equal to R1 में क्या पावर डेवलप होगा, फॉर्मूला देखो, R की जगह R1 कर लो, क्या मिलेगा, स्क्वायर R1 बाई R1 प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर R2 बाई R2 प्लस R का होल स्क्वायर। स्क्वायर तो दोनों तरफ से गया। Now if you simplify, how you are going to simplify? चलो let us take root over on either sides. Root over of R1 by R1 plus R is equal to root over of R2 by R2 plus R। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट ओवर ऑफ R1 इंटू R2 प्लस रूट ओवर ऑफ R1 इंटू R इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R2 इंटू R1 प्लस रूट ओवर ऑफ R2 इंटू R। आ रहा है समझ में। हाँ तो इसको सारा R टर्म को एक तरफ कर देते हैं, या फिर इसमें हम R का वैल्यू चाहिए था, हमें चाहिए था R1 R2 के बीच में रिलेशन चाहिए था। ठीक है, R1 R2 के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें इफ यू सी ये रूट ओवर ऑफ R2 इंटू R को इधर ले आएंगे, रूट ओवर ऑफ R2 इंटू R को इधर ले आएंगे, या फिर इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ R1 R2 माइनस रूट ओवर ऑफ R2 R1 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R2 माइनस रूट ओवर ऑफ R1 4 इंटू R, है कि नहीं, 4 इंटू R। यहाँ पे सॉल्व करूंगा आगे की चीज, ये आप लोग लिख चुके हो तो मिटा दो इसको।
हो गया, ठीक है, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ा इसको और सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट स्टेप में और सॉल्व करता हूं। क्या करता हूं मैं, इसमें रूट ओवर ऑफ R1 R2 में डिवाइड कर देता हूं। इसको लाके अगर डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा देखो, तो इसका मतलब R का वैल्यू इसको रखता हूं इधर, बाकी को इधर डिवाइड कर देता हूं। रूट ओवर ऑफ R1 R2 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ R2 हाँ हो गया। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें लेफ्ट साइड में रूट ओवर ऑफ R1 R2 मल्टीप्लाई करते हैं और रूट ओवर ऑफ R1 R2 डिवाइड करते हैं। अंदर क्या था, रूट ओवर ऑफ R1 R2 माइनस रूट ओवर ऑफ R2 R1, ये चीज मल्टीप्लाई किए तो ये चीज डिवाइड करेंगे। रूट ओवर ऑफ R1 R2 दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R2 माइनस रूट ओवर ऑफ R1 होल इनटू R। बड़ी मजेदार है, देखो तो इसमें दिस बाई दिस ये बाहर रह गया, रूट ओवर ऑफ R1 R2, अंदर दिस बाई दिस क्या देगा, ये रूट ओवर R1 कैंसिल हो गया, R2 बाई रूट ओवर ऑफ R2 क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ R2 माइनस दिस बाई दिस करेंगे, रूट ओवर ऑफ R2 कैंसिल हो गया, R1 बाई रूट ओवर ऑफ R1 इज रूट ओवर ऑफ R1 दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R2 माइनस रूट ओवर ऑफ R1 होल इनटू R। तो गया ना दो टर्म, क्या मिला, R इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R1 R2। देख लो, आपको फॉर्मूला याद रखना है, हार्डली एनीवन विल आस्क यू अबाउट द डिराइवेशन, ठीक है, फॉर्मूला देख लो। क्या देख रहे हैं, अगर बैटरी में बराबर पावर आ रहा है फॉर R इक्वल R1 एंड R इक्वल R2, दोनों केस में बराबर पावर आ रहा है, तो R1 R2 और स्मॉल r में क्या रिलेशन है, रूट ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R1 एंड R2। समझ में आ रहा ना? एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। समझ में आएगा सबको? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज जो ये था समझ कर लेते हैं। When a battery has EMF E internal resistance R small r, उसके क्रॉस में अगर कैपिटल R रेजिस्टेंस लगाते हैं, the output power is given by E square R, E square into capital R by capital R plus small r का whole square, and this power is maximum when capital R is equal to small r. The maximum power is E square by 4R, E square by 4R, E square by 4R। और क्या देखिए कि when capital R is 0 power is 0, when capital R is infinity then also power is 0। Excuse me। And the power is maximum when capital R is equal to small r। अच्छा, if for R is equal to R1 and R is equal to R2 same power is developed, then relation between R1, R2 and R is small r is equal to root over of R1 R2। समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देते हैं, इसमें करेंगे, अभी इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। पहले इसको लिख लो।